ये बताएं कि अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है पाकिस्तान में, और नहीं आ रहा है, ये वो इसलिए नहीं आ रहा है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। हमारे अपने लोग जो हैं दे आर नॉट विलिंग टू टेक अ रिस्क। जो पाकिस्तान के टोटल डेट और उसकी लायबिलिटीज में हुकूमत का जो गारंटेड कर्जा भी है वो 99,587 बिलियन, कोई रफली कुछ 100 ट्रिलियन ये बनता है। इतने बड़े हैं और इतने ये खौफनाक नंबर हैं कि इसको रिवर्सल के लिए जो लॉन्ग टर्म है ना, आप अभी तक तो जो हमारी परफॉर्मेंस आ रही है वो मेनली वो महसूलात में इजाफे से आ रही है। तकरीबन 80 साल बाद भी हम कह रहे हैं कि निज़ाम नाकाम हो चुका है, हालांकि हमारे साथ आज़ाद होने वाले ममालिक हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। कल जो पाकिस्तान के ऊपर कर्जा चढ़ गया, पाकिस्तान की सरकार के ऊपर, वो 100 ट्रिलियन का कर्जा है जो पहली दफा तारीख में हुआ। 100 ट्रिलियन का कर्जा पाकिस्तान के ऊपर चढ़ गया। आप अंदाजा करें 100 ट्रिलियन का। आपको पता है पाकिस्तान की फौज का बजट कितना है? 3 ट्रिलियन। यानी फौज का 33 साल का जो बजट है ना, 33 साल तक फौज जितना पैसा खर्च करती है उतना पाकिस्तान पे कर्जा चढ़ गया। कि वो ये बताए कि ये हजारों अरब रुपए का जो उसको कर्ज उठाना पड़ा है उससे उसने किया क्या है। हमारा प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि हुकूमत खामोशी से कर्ज तो उठा लेती है, किसी को पता ही नहीं है कि वो किस काम पे लग रहा है। डू यू थिंक कि ये जो करंट इकोनॉमी है नो ग्रोथ इकोनॉमी, नो ग्रोथ मीन्स नो इन्वेस्टमेंट, नो इन्वेस्टमेंट मीन्स नो इनोवेशन। डिक्ट ऑफ इंडिया में खदशे का इजहार किया था कि अगर गांधी चले गए तो नेहरू होंगे, या फिर राजगोपाल आचारी, या पटेल, या फिर दर्जनों दीगर, लेकिन अगर जिन्ना चले गए तो उनकी जगह कौन लेगा। अफसोस की बात यह है कि हुआ भी ऐसे ही। जब कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह की वफात हुई तो उनकी जगह लेने के लिए कोई नहीं था। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ये 100 ट्रिलियन तक ये नंबर पहुंचा है। और एक तो ये कि आप कर्ज जिनको आपने वापस करना है उनके जाके पांव पकड़ते हैं और कहते हैं ये अगले साल तक आप मौखिर कर दें, जिसको कहते हैं रोल ओवर। इस साल ना लें बिरादर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान आज जिस कंगाली और बैंकरप्सी की कगार पर खड़ा हुआ है उसकी सबसे बड़ी वजह उसका वही खोखला गुरूर है, जहां वो हर मोड़ पर खुद को भात के बराबर खड़ा करने की नाकाम कोशिश करता रहा है। इसी का आज नतीजा ये है 100 ट्रिलियन पाक रुपए का कर्जा चढ़ गया है, जिसका रोना पाकिस्तानी मीडिया पर शुरू हो गया है। दरअसल एक तरफ भारत आज दुनिया की टॉप इकोनॉमी के साथ आगे बढ़ रहा है, वही दूसरी तरफ पाकिस्तान हाथ में कटोरा लिए पुराना कर्ज चुकाने के लिए नए कर्ज की भीख मांग रहा है। स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ताजा रिपोर्ट और आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान की इकोनॉमी अब पूरी तरह डेट ट्रैप में तबाह हो चुकी है। पाकिस्तान की बर्बादी का सबसे बड़ा सबूत ये है कि वो हर साल लगभग 12 ट्रिलियन पाक रुपीस सिर्फ और सिर्फ अपने पुराने कर्ज का ब्याज भरने में गंवा रहा है। वही पाकिस्तान का एनुअल डिफेंस बजट लगभग 3 ट्रिलियन पाक रुपीस है, यानी जितना पैसा वो अपनी पूरी फौज और हथियारों पर खर्च करता है उससे 3 गुना से ज्यादा रकम उसे हर साल सिर्फ कर्ज के इंटरेस्ट के तौर पर चुकानी पड़ रही है। टोटल जो पाकिस्तान के ऊपर कर्जा चढ़ गया पाकिस्तान की सरकार के ऊपर, वो 100 ट्रिलियन का कर्जा है जो पहली दफा तारीख में हुआ। 100 ट्रिलियन का कर्जा पाकिस्तान के ऊपर चढ़ गया। आप अंदाजा करें 100 ट्रिलियन का। आपको पता है पाकिस्तान की फौज का बजट कितना है? 3 ट्रिलियन। यानी फौज का 33 साल का जो बजट है ना, 33 साल तक फौज जितना पैसा खर्च करती है उतना पाकिस्तान पे कर्जा चढ़ गया। 3 ट्रिलियन का पाकिस्तान की फौज का बजट है, और सबसे बड़ा बजट पाकिस्तान में फौज का ही है। फौज ही एक ऐसा इदारा है जिसका बजट सबसे बड़ा है पाकिस्तान में, बाकी सारे इदारों का बजट पाकिस्तान की फौज से कम है। तो 3 ट्रिलियन का बजट पाकिस्तान की फौज का है, और आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान के ऊपर जो इस वक्त कर्जा चढ़ गया है वो 100 ट्रिलियन का है, और इसके ऊपर जो सूद हमने अदा करना है सालाना वो 12 ट्रिलियन का सूद है। 12 ट्रिलियन का सूद, 12 ट्रिलियन। यानी जितना आपकी फौज का बजट है एक साल का, उससे 4 गुना आपका हर साल जाता है सूद के अंदर जो आपको देना है। तो ये पाकिस्तान के कर्जों की इन्होंने हालत कर दी है कि 12 ट्रिलियन आपको सिर्फ हर साल सूद की मद में अदा करने पड़ते हैं। नादरीन, जी आसिफ अली जरदारी ने एक बड़ी अजीब व गरीब बात की है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। उन्होंने कहा जी मेरे वालिद जो हैं वो जंग लड़ने गए थे कश्मीर में, और कश्मीर के जहाद में उन्होंने हिस्सा लिया और अल्लाह के फजल से ड्यूरेंट लाइन हासिल हो गई। ये मुझे साइंस ही नहीं समझ आई। आसिफ अली जरदारी कहते हैं जी मेरे अब्बा जंग लड़ने गए थे, कश्मीर के जहाद में हिस्सा लेने गए थे। हालांकि तारीख की किताबों में कहीं ये मिलता नहीं है, इससे पहले इन्होंने कभी बताया भी नहीं है। ये अब हम पे इंकशाफ हो रहा है कि इनके वालिद साहब जहाद भी करने गए थे और कोई कश्मीर के जहाद के अंदर हिस्सा भी लिया था, पता नहीं कैसे लिया था। लेकिन वो कहते हैं, अब तो चले मान लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं मेरे अब्बा हुजूर लड़ रहे थे कश्मीर के जहाद में और हमें मिल गई थी ड्यूरेंट लाइन, उसके नतीजे में अल्लाह के फजल से। ड्यूरेंट लाइन वो लाइन है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ है।
ये पाकिस्तान की मगरबी सरहद है। पाकिस्तान की जो मशरकी सरहद है वो तो इंडिया के साथ है, और वहाँ पे ड्यूरेंट लाइन नहीं है, वहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहाँ पे वर्किंग बाउंड्री है, और वहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर है। ये तीन चीज़ें सदर पाकिस्तान को इस बात का नहीं पता, आपने उठा के सदर बना दिया उसको जाली फार्म 47 के ऊपर। तीन किस्म की बाउंड्रीज आपकी इंडिया के साथ लगती हैं, वर्किंग बाउंड्री, इंटरनेशनल बॉर्डर, और एक आपका लगता है जो लाइन ऑफ कंट्रोल। और जो ड्यूरेंट लाइन है आपकी वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, जो पाकिस्तान की सबसे लंबी सरहद है। तो आसिफ अली जरदारी साहब के वालिद लड़ते रहे उधर मशरकी सरहदों पे, और ड्यूरेंट लाइन बन गई मगरबी सरहदों पे, और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से अंग्रेजी में तकरीर करते हुए दोनों को जोड़ दिया। मैं तो हैरान होता हूँ, और सुनने वाले उसके बाद तालियां बजा रहे थे, फील्ड मार्शल की मौजूदगी में सारी वहाँ पे तालियां बजा रहे थे। एक इसको कहते हैं अंजुमन सताइश बाहमी, कि तू मेरी तारीफें कर, मैं तेरी तारीफें करता हूँ। एक दूसरे की इन्होंने फुल गेम उठाई हुई है। इन पाकिस्तान का जो कर्ज़ों का बहरान है, पाकिस्तानी मईशत को जो कर्ज़ों से ख़तरात हैं, पाकिस्तान के अवाम को जो कर्ज़ों से ख़तरात हैं, वो किसी तौर पर कम नहीं हुए। और वो तीन बड़े ख़तरात हैं, देव, हैकल, देव कामत, जो हल नहीं हो रहे। देखिए, पहली बात क्या है कि कर्ज़ जो है वो हुकूमत की आमदनी को खा रहा है जी। यानी वफाकी आमदनी जो हुकूमत की है, वफाकी हुकूमत की जो आमदनी है, उसके 66 रुपए कर्ज़ की अदायगी पर ख़र्च हो रहे हैं, और बाकी क्या बचते हैं? 33 रुपए। आप उस घर का तसव्वुर कीजिए जिसकी 1 लाख रुपए आमदनी है और 66,000 रुपये वो कर्ज़ अदा करता है, और 33,000 रुपये में वो घर चलाता है। तो वो घर कैसा चलेगा? ऐसे ही चलेगा जैसे पाकिस्तान चल रहा है कि मुस्तकबिल पर ख़र्च करने के लिए, अवाम पर ख़र्च करने के लिए, मुल्क पर ख़र्च करने के लिए कुछ नहीं बच रहा। दूसरी बात कि जो आप कर्ज़ अदा कर रहे हैं, ये जो 66 रुपये आप अदा कर रहे हैं, ये कहाँ से आ रहा है? क्या ये अपनी जेब से दे रहे हैं ताकि कर्ज़ का बोझ कम हो? ऐसा नहीं है। नहीं है। ये आप दो तरीक़ों से दे रहे हैं। एक तो ये कि आप कर्ज़ जिनको आपने वापस करना है उनके जाके पाँव पकड़ते हैं और कहते हैं ये अगले साल तक आप मौखिर कर दें, जिसको कहते हैं रोल ओवर। इस साल ना लें बिरादर, अगले साल आप ले लें, अगले साल फिर चले जाएंगे। और दूसरी बात क्या होती है कि हम रीफाइनेंसिंग के लिए जाते हैं, किसी और के पास जाते हैं, कोई और तरीका पकड़ते हैं, कोई और बांड निकालते हैं, कोई पांडा बांड बनाते हैं, कहीं से जाके मांग के कोई और कर्ज अदा करते हैं। एक कर्ज अदा करने के लिए दूसरा कर्ज लेते हैं। मिसाल के तौर पर इस साल पाकिस्तान ने $21 बिलियन अदा करना है, और ये सब का सब इसी तरह अदा होगा, या रोल ओवर होंगे या रीफाइनेंसिंग होगी। अब इसका नतीजा क्या निकल रहा है? इसका नतीजा ये निकल रहा है कि पाकिस्तान लो ग्रोथ ट्रैप में फंस गया है। ये बराए मेहरबानी अब आप अल्ले तल्लों के लिए, नुमाइश के लिए, शोबाजी के लिए नए कर्ज लेना बंद करें। इलेक्ट्रिक बसों के लिए कर्ज लेना बंद करें, मेट्रो बसों के लिए कर्ज लेना बंद करें। कि वो ये बताए कि ये हज़ारों अरब रुपए का जो उसको कर्ज उठाना पड़ा है, उससे उसने किया क्या है। जब तक हमें ये नहीं पता चलता ना, तो कल को अगर 2 लाख अरब कर्ज ले लेती है हुकूमत, लेकिन उसका मकसद सही होता है और वो सही कामों पे खर्च हो रहा है, तो कर्ज के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता ना जी। हमारा प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि हुकूमत खामोशी से कर्ज तो उठा लेती है, किसी को पता ही नहीं है कि वो किस काम पे लग रहा है, वो किस तरफ जा रहा है। अगर वो इंतजामी अखराजात पे लग रहा है, तनख्वाहें देने के अंदर लग रहा है, तो इसका मतलब है कि जो आज हम जिस हालत पे रो रहे हैं ना महक, कल इससे दुगना ज्यादा रोएंगे, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। आप स्टेट बैंक, कोई भी हुकूमत जो है ना, वो स्टेट बैंक के साथ सियासी बयानबाजी जो है ना वो नहीं कर सकती है। अगर स्टेट बैंक जरा सी सख्ती दिखाए, अपनी ताकत दिखाए, तो वो हुकूमत को मजबूर कर सकता है एक मखसूस किस्म की फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी की तरफ कि भाई ठीक है, आपने ये सब कुछ कर लिया है ना, अब आप बताएं कि आपने इसका किया क्या है।